So as we know that in our part B of accounting syllabus एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है अकाउंटिंग रेशियोज, है ना। ना ये चैप्टर अब जैसे आप जानते हो ना कि पार्ट बी जो है दैट कैरीज 20 मार्क्स। तो अकाउंटिंग रेशियोज को अगर आप इस 20 में योगदान आप देखो तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन फिर आप एक चीज़ और जानते हो कि 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट भी होता है। तो इस 20 मार्क्स जो ये प्रोजेक्ट वाला 20 मार्क्स है, इसका डिवीज़न तो आपको पता है ना, 12, 4 एंड 4। ये 4 मार्क हो गया आपके वाइवा का, जिसमें एक्सटर्नल आके आपसे क्वेश्चंस करते हैं, और ये 4 मार्क हो गया आपके प्रोजेक्ट फाइल का। तो ये 12 मार्क्स किसका है? ये आपका होता है एक रिटन एग्ज़ाम, है ना। रिटन एग्ज़ाम होती है जिसमें आपको 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस ये पार्ट बी के ही होते हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है रेशियो एनालिसिस का, है ना, इसी अकाउंटिंग रेशियोज का होता है, और दूसरा 6 मार्क का क्वेश्चन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपके पार्ट बी में भी एक चैप्टर है। तो रेशियो अकाउंटिंग रेशियोज एज सच आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा योगदान करता हुआ नहीं दिखता है, बट यहाँ तो 6 मार्क्स उसके पक्के हैं आउट ऑफ 100 में अगर आप देखो, है ना। और यहाँ पे भी डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। ओवरऑल मतलब 10 मार्क्स लगभग आप पकड़ के चलो। सो इस चैप्टर को हम लोगों को लाइटली नहीं लेना है। मोर ओवर ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, प्रोवाइडेड कि आपने फार्मूले को अच्छे से समझ लिया है और फार्मूले को आपने प्रैक्टिस कर लिया है। और ये फार्मूला भी बहुत इजी होता है ना। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो जाता है, बिकॉज देयर आर मेनी रेशियोज दैट यू हैव टू लर्न। बट अगेन आई रिपीट, ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको डेबिट क्रेडिट कुछ करना नहीं है, केवल मैथमेटिकली आपको कुछ कैलकुलेट करना है। सो इसमें मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे आ जाते हैं। मतलब अगर आपने स्टेप सही किए हैं, फार्मूला सही लगाया, तो यू गेट 100% मार्क्स, है ना। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये अकाउंटिंग रेशियोज है ना। तो रेशियोज का यहाँ पे क्या मतलब हो गया? तो स्कूल अप टू 10 लेवल में आपने रेशियो पढ़ा था ना। तो रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो बेसिकली क्या होता है कि ये एक एरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, यानी आप इसमें मैथमेटिकली किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है ना। और किसको एक्सप्रेस करते हो? टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स। ये रेशियो का मीनिंग आपने स्कूल में भी सीखा था, है ना। यानी रेशियो में हम लोग 2 वैल्यूज़ को लेते हैं और उन वैल्यूज़ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपको 2 व्यक्ति दिए गए, एक है राम और एक है श्याम। तो राम की मंथली इनकम है मान लो 1 लाख रुपीस, और श्याम की मंथली इनकम है मान लो 50,000 रुपीज़, है ना। ओके, तो अब आपको मान लो कहा जाता है कि इनकी इनकम का आप एक रिलेशनशिप बताओ कि राम की इनकम और श्याम की इनकम कैसे रिलेट करती है ना। तो आप मान लो करते हो कि ठीक है, राम की इनकम जो है 1 लाख है और श्याम की इनकम 50,000 है। तो फिर आपने इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो आपने इसको किया 2:1, है ना। तो अब इससे आप क्या कह सकते हो कि राम की इनकम जो है वो श्याम की इनकम का डबल है ना।
तो रेशियो जो है ये हम लोगों को बहुत हेल्प करता है। हम लोग किसी रिलेशनशिप को अगर देखें तो हम लोग उसको समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये दो फिगर्स कैसे आपस में रिलेट करते हैं। तो यही तो रेशियोज है ना। अब अकाउंटिंग रेशियोज का मतलब क्या हो जाता है? अकाउंटिंग रेशियोज में क्या होता है कि हम लोग इसी तरह से दो वैल्यूज़ को लेते हैं और वो दो वैल्यूज़ कौन सी होंगी? जो कि रिलेटेड होंगी आपस में, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे को वो रिलेट करती होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी दो वैल्यूज़ लेके उसका रेशियो निकाल देंगे, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन अगर उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, उससे कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं होती है, तो वो तो एक क्या होगा ना, वो एक फ्रूटलेस एक्सरसाइज हो जाएगी हम लोगों के लिए, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि जैसे मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। तो इसमें तो बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, फिर यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालते हैं, है ना। देन यहाँ पे फिर प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे आइटम्स हैं। जैसे मान लो एक आइटम हम लोग लेते हैं सैलरीज, यहाँ पे हम लोगों ने इस ग्रॉस प्रॉफिट को उतारा, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा मान लो डिविडेंड, और मान लो हम लोगों ने यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया। तो अब अगर हम लोग बाई जस्ट कैलकुलेशन पर्पस से जाएं तो किसी भी वैल्यू को लेकर के हम लोग ये तो रिलेशनशिप बता सकते हैं ना। मतलब कि इसका जो वैल्यू था और इसका जो वैल्यू था, दोनों को हम लोगों ने डिवाइड करके ये बता दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट और सैलरी का ये रेशियो है। लेकिन उससे क्या मीनिंग निकला हम लोगों का? कोई हमको तो ऐसा तो फ़ायदा नहीं है कि भाई हम अपने एनालिसिस को बेटर कर पाएँ, है ना, या हमको कोई डिसीजन लेने में कोई बहुत ज़्यादा मदद हुई। क्योंकि ये पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहे हो? यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ये दोनों होते हैं। तो इसको आप एनालाइज कर रहे हो। तो एनालाइज क्यों कर रहे हो? ताकि आप क्या करो, उसमें से कुछ इंटरप्रेट कर पाओ कि हमारा प्रॉफिट जो हुआ वो कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसको कंपेयर कर सको, उसको एनालाइज कर सको, समझ सको, किसी डिसीजन पे अराइव कर सको, ताकि तुम फ्यूचर के लिए प्लान कर सको, है ना। ये तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो हमको कुछ ऐसे फिगर्स का रिलेशनशिप लेना है जो कि कुछ मीनिंग कन्वे करे, राइट ना। इसीलिए यहाँ कहा गया रिलेटेड वैल्यूज़ होनी चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट अगर हो तो बहुत ही अच्छा है, होना ही चाहिए। तो मान लो कि अगर हम लोग सपोज यहाँ पे दो फिगर्स लेते हैं, जैसे एक ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया हम लोगों ने और एक यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स ले लिया। तो ये दोनों फिगर्स आपस में रिलेट करते हैं ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स होती चली जाएंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका प्रॉफिट होता चला जाएगा, है ना। एग्री करते हैं ना आप लोग मेरी बात से कि सेल्स अगर बढ़ेगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमको यहाँ पे दिखता है। तो अब अगर हम इनका रिलेशनशिप को रेशियो के फॉर्म में दिखाएं तो हम कैसे लिख सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। तो ये क्या हो गया? ये एक अकाउंटिंग रेशियो हो गया, है ना। तो जब आप आगे बढ़ोगे इस चैप्टर में तो इस रेशियो को क्या कहा गया? इस रेशियो को कहा गया है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है ना। तो आपको अब समझ में आई ना बात कि हमें इंटरडिपेंडेंट रिलेटेड आइटम्स के बीच में एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली दिखाना है, यही अकाउंटिंग रेशियोज है, ठीक है। तो बाद में आएगा ये जीपी रेशियो, आपके बाद में आएगा, है ना। जैसे 4 कैटेगरी के रेशियोज आपको पढ़ने हैं, तो ये जीपी रेशियो आप किसके अंदर आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर आएगा, है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर आएगा, क्योंकि अलग अलग रेशियो जो है ना वो अलग अलग काम करके देते हैं आपको। अगर आपको जैसे मान लो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में
आपको एनालाइज करना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड जो रेशियोज हैं उनको आपको वहाँ पे सीखना है ना। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप करंट रेशियो को यूज़ नहीं करोगे, करंट रेशियो को हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि करंट रेशियो एक अलग चीज़ को बताता है ना। वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के रिलेशनशिप को बताता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, आपको तो जानना क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है। सो दिस रेशियो विल नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जैसे आपने एक जीपी रेशियो को कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो को आपने कैलकुलेट किया, है ना। ऐसे ही कुछ रेशियोज आपको यहाँ पे सीखने पड़ेंगे। तो अब बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये हम लोग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, किसका, रेशियो का और अकाउंटिंग रेशियोज का। अब हम लोग देखें तो आप लोग अपनी बुक में देखेंगे ना कि कभी कभी किसी रेशियो को उन्होंने ऐसे दिखाया है, जैसे 2:1, ठीक है। फिर कभी आप देखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ है 2 टाइम्स, है ना। एंड समटाइम्स यू विल सी कि ऐसे लिखा हुआ, मान लो 200%, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा कभी, बट मान लो कि लिखा हुआ 25%, इस तरह से। तो आप इसको कंफ्यूज मत करना, ओके, कि कभी ऐसा लिखा हुआ है, कभी ऐसा लिखा हुआ है, कभी ऐसा लिखा हुआ है। तीनों चीज़ें बात एक ही है ना। एक्सप्रेशन करने का तरीका अलग अलग है। तो ये जैसे इस फॉर्म में अगर कभी आपको लिखा हुआ मिले, जैसे 2:1, ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे प्योर रेशियो फॉर्म, प्योर रेशियो फॉर्म। और हम किसको क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शन फॉर्म, प्रोपोर्शन फॉर्म, राइट। अगर इस तरह से दिखे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइम्स, इन टाइम्स फॉर्म। और इसे क्या कहेंगे, अब आप बता सकते हो ना, इसको कहेंगे परसेंटेज फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म। देखो 2:1, इसको मैं 2 टाइम्स भी बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू इसकी डबल है ना, 2 टाइम्स है। तो आपने 2:1 बोला या 2 टाइम्स बोला, बात तो एक ही है। अब आप कहते हो कि ये 200% है, तो ये भी सही है। कैसे, मान लो जैसे 2:1 है, ठीक है, तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट वी विल डू, हम लोग यहाँ पे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, ये 200% आ गया। तो है क्या, है तो ये 2:1 ही तो है, 2:1 ही तो है। आपने जब परसेंट में बोला तो ये 200% हो गया। तो यानी ये चीज़ एक ही होती है ना, एक्सप्रेस आप अलग अलग तरीके से इसको करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अब इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा बोलता है या गवर्नमेंट का कोई लॉ ऐसा बोलता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने क्या किया ना कि जैसे रेशियोज़ के अलग अलग कैटेगरीज बनाई, ओके। अब ये साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी देख लें कि हमारे रेशियोज़ अलग अलग कैटेगरी में क्या आते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लो लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़। इसको 2 मिनट के लिए हम लोग पेंडिंग में डालते हैं, फिर हम लोग आपस में रिलेट कर लेंगे दोनों चीज़ों को। तो उन्होंने इसको 4 कैटेगरी में क्लास में बांटा। Now the first class is liquidity ratios, liquidity ratios. Second class, solvency ratios, solvency ratios. Then the third class is activity ratios, activity ratios. And the fourth class is profitability ratio, जो मैं आपको भी कुछ देर पहले बता रहा था ना, ये वही क्लास है, profitability
रेशियोज। ओके, फिर ये लिक्विडिटी के अंदर क्या क्या आएगा, सॉल्वेंसी के अंदर कौन कौन से रेशियो होंगे, वो अभी हम लोग कुछ देर में देखते हैं। अब हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये क्या ना, ये कस्टमरी प्रैक्टिस है। कस्टमरी मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, कानून नहीं है ऐसा। ओके, ये अगेन मैं स्ट्रेस में, ये कानून ऐसा नहीं है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कहता है, लेकिन एक प्रैक्टिस बनी हुई है वर्ल्ड ओवर कि ये जो लिक्विडिटी रेशियोज़ और सॉल्वेंसी रेशियोज़, इनको ज़्यादातर प्योर रेशियो फॉर्म में दिखाने का प्रचलन है। एक्टिविटी रेशियोज़ को टाइम्स के रूप में दिखाने का प्रचलन है और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को परसेंटेज फॉर्म में दिखाने का प्रचलन है। बुक्स में भी ऐसे ही है, ठीक है। अब कोई मान लो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को इस फॉर्म में दिखा देता है तो दिखा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए मतलब हाथ उसके बांध दिए गए हैं। ओके, तो अब तुम लोग को समझ में आया ना कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 3 तरीके से हो सकता है, प्योर रेशियो फॉर्म, टाइम्स फॉर्म और परसेंटेज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को प्योर रेशियो फॉर्म में, एक्टिविटी रेशियोज़ को टाइम्स फॉर्म में और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को परसेंटेज फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखो लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंतर्गत आपको कौन कौन से रेशियो सीखने हैं। द फर्स्ट वन इज करेंट रेशियो, करेंट रेशियो है ना, एंड द सेकंड इज कॉल्ड क्विक रेशियो, है ना। इंटरेस्टिंग नाम है ना, मज़ेदार नाम है, क्विक रेशियो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी बुलाते हैं, लिक्विड रेशियो के नाम से भी बुलाते हैं, लिक्विड रेशियो। तो अगर मान लो कि तुमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस बिजनेस की लिक्विडिटी के बारे में एनालाइज करना है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जो उस बिजनेस की डेट पेइंग एबिलिटी, उसके ऊपर जो कर्ज है, शॉर्ट टर्म के कर्ज, जैसे मान लो कि जो जिसको हम लोग करेंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं ना, तो मान लो कि उनकी करेंट लायबिलिटी सपोज 10 लाख रुपीस की है, करेंट लायबिलिटीज। ओके, यहाँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है, करेंट लायबिलिटी। तो मान लो उनकी करेंट लायबिलिटी 10 लाख की है, तो लिक्विडिटी रेशियोज हमको क्या बताएंगे कि इनको पेमेंट करने के लिए, इन करेंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए मेरे पास अभी कितने करेंट एसेट्स हैं, है ना। तो करेंट लायबिलिटी को पे करने के लिए करेंट एसेट्स को पहले यूज़ किया जाता है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ना कि करेंट लायबिलिटी को पे करने के लिए अगर फिक्स्ड एसेट्स हम लोगों को यूज़ करने पड़े तो दैट डज नॉट इंडिकेट अ गुड फाइनेंशियल सिचुएशन। तो लिक्विडिटी रेशियो हमको बताते हैं कि भाई आपकी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उसको पे करने के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट्स क्या है ना। और अगर हमको और शॉर्ट टर्म के लिए देखना हो, लाइक कि मुझे 6 मंथ्स की टाइम ड्यूरेशन में देखना हो, तब मैं क्विक रेशियो देखता हूँ। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टर्म डेट पेइंग एबिलिटी देखनी है, जैसे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, तो उस वक्त हम फिर लिक्विडिटी रेशियो का यूज़ नहीं करेंगे, उस वक्त हम सॉल्वेंसी रेशियो का यूज़ करेंगे। तो ये बात अब तुम लोगों को क्लियर हो रही है ना कि अलग अलग रेशियोज़ का अलग अलग काम है। तो लिक्विडिटी रेशियो में वी हैव टू कैलकुलेट 2 टाइप ऑफ रेशियोज, करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ओके, तो अब देखो सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोगों को क्या रेशियो सीखने हैं। सॉल्वेंसी रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। देन द सेकेंड वन total assets to debt ratio. Then number 3 proprietary ratio, and the fourth one is interest coverage ratio, interest
कवरेज रेशियो, है ना। देन एक्टिविटी रेशियोज में कौन कौन से रेशियो हमको सीखने पड़ेंगे? पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी turnover ratio. Then the second one is trade receivables turnover ratio. फिर trade payables turnover ratio, and the fourth one is working capital turnover रेशियो। टीओ का मतलब है यहाँ टर्न ओवर, है ना। तो ये 4 रेशियोज आपके हो गए एक्टिविटी रेशियोज में। इसका भी कुछ अलग ऑब्जेक्टिव है, अलग पर्पस से इनको कैलकुलेट किया जाता है। एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंतर्गत क्या आ जाएगा? पहला रेशियो आपका क्या है इसमें? जीपी रेशियो, जो मैंने आपको वहाँ पहले बताया था, जीपी रेशियो। फिर दूसरा क्या है? एनपी रेशियो, है ना, एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। फिर तीसरा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, है ना। फिर नंबर 4 ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग अलग चीज़ है। एंड द फिफ्थ वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो हम लोग ये 5 रेशियो, अब ये 5 आपके अभी सिलेबस में है ना। बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं बट वो हायर क्लासेस के अंतर्गत आएंगे आपके, ठीक है। तो चलो आज हम लोग जो है ना पहला रेशियो लिक्विडिटी रेशियो के अंतर्गत करंट रेशियो को सीखते हैं। एक बात मैं बताऊं कि जो आपके फर्स्ट चैप्टर था पार्ट बी का, दैट वाज कंपनी बैलेंस शीट। तो कंपनी बैलेंस शीट आपको जो है ना अच्छे से आनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसका मीनिंग, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो अगर आपका क्लियर होता है तो आपको फार्मूला याद रखने में बहुत आसान हो जाता है। तो पहला रेशियो जो है हम लोगों का लिक्विडिटी रेशियोज के अंतर्गत दैट इज करंट रेशियो, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बहुत आसान है ना, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, है ना। इससे आसान फार्मूला कभी हो ही नहीं सकता है। शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं CA बाय CL, है ना, ये करंट रेशियो। तो इसका है ना पूरे वर्ल्ड ओवर एक आइडियल रेशियो माना गया। आइडियल का मतलब कि अगर उस कंपनी का करंट रेशियो 2:1 आता है तो दिस इज टेकन एज द स्टैंडर्ड करंट रेशियो। इसको अच्छा माना जाता है ना, अच्छा माना जाता है। अगर इससे वो नीचे आ जाए, जैसे 1:1, या इससे ऊपर चला जाए 3:1, 4:1, तो उसको आइडियल नहीं माना जाता। मतलब सबसे परफेक्ट सिचुएशन ये मानी जाती है जब ये 2:1 हो। यानी इसका मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे 1 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करंट लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको तुम इंटरप्रेट कैसे करोगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के करंट एसेट्स अगर उसकी करंट लायबिलिटी के डबल हों, है ना। जैसे मान लो करंट लायबिलिटीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के है 10 लाख और करंट एसेट्स उसके हैं 20 लाख। तो इसको जब आप रेशियो फॉर्म में लाओगे तो ये 2:1 आएगा। तो इसको माना जाएगा आइडियल। क्यों? क्योंकि इनको पे करने के लिए मेरे पास डबल पैसा है। तो कंपनी कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगी, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कंपनी कहेगी कि मेरे करंट एसेट्स कम हो गए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ पेमेंट। तो इस सिचुएशन में कभी भी ये रिस्क नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इससे कम हो जाए तो रिस्क है, ज़्यादा हो जाए तो लोग कहेंगे अच्छा है, ज़्यादा है मेरे पास पैसा। लेकिन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है?
क्योंकि आपने करंट लायबिलिटीज़ के लिए इतने सारे करंट एसेट्स को रखा हुआ है, तो उस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं और भी तो कर सकते थे, है ना। कुछ फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने में कर सकते थे, तो आपने उस पैसे को यहाँ पे रखा हुआ है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मान लो कि तुमको कहीं पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे जाने का खर्च है 100 रुपया, तो आप अगर 200 रुपया लेके जाते हो तो सेफ साइड में हो ना, कि चलो 100 का मुझे खर्च है, 200 रुपया मेरे पास है। लेकिन कोई कहेगा कि मैं 1000 रुपया लेके चला जाऊँगा, तो ठीक है, बहुत सेफ साइड में है हम लोग। लेकिन ये जो मैं एक्स्ट्रा 800 रुपये लेके चला गया, मुझे ज़रूरत 100 के बदले 200 में लेके गया, चलो बात बहुत बढ़िया। अब मैं 200 के बदले 1000 लेके चला गया, तो 800 रुपया जो मैं लेके चला गया, ये 800 रुपया क्या करता, अगर मैं घर में रख देता तो हो सकता था घर में कोई ज़रूरत पड़ती तो वहाँ पे ये पैसा यूज़ में आ जाता। ओके, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। तो उसी तरह कंपनी में भी सोचा जाता है इन सब बातों को, है ना। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, ज़्यादा रेशियो हो जाए तो वो और भी चीज़ों को इंडिकेट करता है कि आपका पैसा स्टॉक में ब्लॉक हो गया है या डेटर्स में ब्लॉक हो गया है, तो इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ मेनी अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया करंट रेशियो का फॉर्मूला, और ये हो गया इसका वर्ल्ड ओवर स्टैंडर्ड रेशियो। तो अब तुम लोग इस बात को समझ रहे हो ना कि ये है तो बहुत आसान कैलकुलेट करना, लेकिन हमको दो चीज़ों की जानकारी अच्छे से होंगी तब। वो पहली चीज़ क्या है कि जब हम लोग करंट एसेट्स बोलेंगे तो करंट एसेट्स में किन किन चीज़ों को हमें लेना है, कौन सी चीज़ों को मिला करके, कौन से अकाउंट्स को मिला के मेरा करंट एसेट्स बनता है, और किन को मिला करके मेरी करंट लायबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे आपको कंपनी बैलेंस शीट जब आपने याद की तो आपने करंट एसेट्स याद किए थे ना, तो वही नॉलेज आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि करंट एसेट्स में हम लोग क्या क्या लेंगे। इन्वेंट्रीज, है ना, इन्वेंट्रीज यानी उस कंपनी का स्टॉक, इन्वेंट्रीज। ना ये स्टॉक आपका जो है ना, ये फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, और रॉ मटेरियल्स का भी हो सकता है। तो आपके क्वेश्चन में अगर केवल दिया है इन्वेंट्री तो चलो अच्छी बात है, बट उन्होंने अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि सर्टन अमाउंट फिनिश्ड गुड्स, सर्टन अमाउंट सेमी फिनिश्ड गुड्स, या इसको वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे भी लिखा जाएगा, है ना। तो इसका भी कुछ वैल्यू दे दिया और रॉ मटेरियल का भी कुछ वैल्यू दे दिया, तो आप तीनों को ले लोगे, है ना, तीनों का एडिशन होगा, वो आपकी इन्वेंट्री होगी। अब यहाँ पे एक ध्यान क्या रखना है कि जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू लोगे तो आपको इसमें लूज टूल्स इनको नहीं लेना है, ठीक है। और किसको नहीं लेना है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इनको भी नहीं लेना है ना। यानी अगर उन्होंने इन्वेंट्री का जो वैल्यू दिया उसमें इनकी वैल्यूज़ भी शामिल है तो आप इनको हटा दोगे। ओके, जैसे मान लो इन्वेंट्री दिया हुआ है 10 लाख और फिर लिखा हुआ है कि इस 10 लाख में लूज टूल्स थे 2 लाख के, तो आप क्या करोगे, 10 लाख में से 2 लाख को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 8 लाख को कंसीडर करोगे करंट एसेट्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी क्या हो सकती है यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स किन किन चीज़ों को मिलके बनता है, सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो इट इज़ नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना। अब जब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स लेंगे तो हो सकता है कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में डेटर दिया होगा और उसमें से -PFDD ऐसा लिखा होगा, तो तुम सोचोगे कि हमको कौन सी वैल्यू लेनी है। जैसे मान लो सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ है 5 लाख, फिर यहाँ पे PFDD ये लिखा गया है मान लो 40,000, आउटर कॉलम में लिखा हुआ है 4,60,000। तो हम लोग के मन में कन्फ्यूज़न आएगा कि हम ये 5 लाख को कंसिडर करें करंट एसेट्स के लिए कि 4,60,000 को कंसिडर करें।
तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना है, आपको ये 4,60,000 को ही लेना है, इसको नहीं लेना है, ठीक है ना। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसको भी अच्छे से जान लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बाद में एक चैप्टर आएगा ना पार्ट बी में, तो उसमें भी इसकी ज़रूरत आप लोगों को बहुत पड़ेगी। तो कैश का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, है ना, जो कि आप जानते हो कैश इन हैंड। तो कैश इक्विवेलेंट्स को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लें, है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हम लोग लेंगे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, इन हैंड, है ना। तो ये तुम्हारा कैश हो गया, है ना, कि जो भी बैंक के साथ मेरे डिपॉजिट्स हैं, जिसको मैं जब चाहूँ तो उसको मैं डिमांड कर सकता हूँ, डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक, है ना। तो कैश इन हैंड तो हो ही गया, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, वो हो गया कैश पोर्शन। अब कैश इक्विवेलेंट यानी कैश के जैसा, तो उसको भी हम लोग इसी कैटेगरी में कंसिडर करते हैं ना। तो कैश इक्विवेलेंट्स, अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछ दे कैश इक्विवेलेंट्स का, तो कैश इक्विवेलेंट्स का यहाँ पे अर्थ क्या होता है, यानी ये तुमने इन्वेस्ट किया है ना, बिजनेस ने इन्वेस्ट किया, जो कि शॉर्ट टर्म है, कम समय के लिए है, हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब क्या हो गया कि आप इसको जब चाहो तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर दैट आपको उसको मनी में कन्वर्ट करना है तो आपको वेट करना पड़ रहा है, नहीं। हाईली लिक्विड मतलब आपने सोचा और आप विद इन 1 आवर 2 आवर उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। विच आर रेडीली कन्वर्टेबल, तो यही बात होगी ना, नोन अमाउंट्स ऑफ कैश का यहाँ क्या मतलब है कि इसमें जो मार्केट रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन है, इन्वेस्टमेंट तुम लोग जानते हो ना कि उसकी प्राइस अप डाउन होते रहती है, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में ये वाला जो रिस्क है ये बहुत कम होता है ना। मतलब आपने अगर मान लो कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, तो आप लगभग श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि हम लोग को 10 लाख रुपया मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 10 का 8 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, ऐसा नहीं। नोन अमाउंट्स ऑफ कैश, तो इसमें जो फ्लक्चुएशन के रिस्क होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं ना। इनसिग्निफिकेंट रिस्क, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो इसको कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इसके जैसे अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स तुम बोलो कि क्या हो सकते हैं, तो इसके एग्जांपल में जैसे हो जाएंगे तुम्हारे, है ना, कॉमर्शियल पेपर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसको फिर हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ें। नाउ फोर्थ आइटम करंट एसेट्स में क्या होंगी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी बिजनेस ने कम अवधि के लिए किसी को लोन्स दिया है, एडवांस दिया है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर ये एम्प्लॉइज़ को दिए जाने वाली लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, है ना। मान लो कोई फेस्टिवल है, किसी एम्प्लॉई के घर में कोई मैरिज फंक्शन है, तो उनको दिया गया। तो आउटसाइडर्स को ज़्यादातर ये लोन्स वगैरह नहीं दी जाती है, ठीक है ना। एंड फिफ्थ आइटम में हम लोग फिर यहाँ पे क्या लेंगे ना, करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी भी शॉर्ट टर्म के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन इसको कैश इक्विवेलेंट हम लोग नहीं बोल रहे क्योंकि इसमें थोड़ा मार्केट रिस्क हो जाता है, ठीक है ना।
एंड सिक्स्थ आइटम तुम्हारी क्या हो गई, अदर करंट एसेट्स। तो तुम क्या पा रहे हो कि तुमने जो बैलेंस शीट में याद किया था वही सब चीज़ है। अब अदर करंट एसेट्स में वैसे तो लिस्ट लंबा है, लेकिन हम लोगों के कोर्स के लिए हम लोगों को 4 ही आइटम को इसमें कंसिडर करना है। इनफैक्ट 3 आइटम को, प्री पेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे करंट एसेट्स का लिस्ट हो गया। और अब करंट लायबिलिटीज़ को एक बार देख लें। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, तो सबसे पहली करंट लायबिलिटी हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कम अवधि के लिए लिए गए लोन्स। नंबर 2, ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स लाइक ट्रेड रिसीवेबल्स, ये किनको मिला के बनता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, इनको मिला के बनता है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं अदर करेंट लायबिलिटीज़, अदर करेंट लायबिलिटीज़। तो अदर करेंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आ सकता है ना, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना। फिर क्या आ सकता है, अनअर्न्ड इनकम, है ना, अनअर्न्ड इनकम, जिसको तुम क्या कहते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोलते हो, है ना। और यहाँ पे क्या आ सकता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब ये क्या चीज़ है अनक्लेम्ड डिविडेंड, अब जैसे मान लो कि शेयर होल्डर्स हैं बहुत सारे, तो उनको डिविडेंड मिलता है। अब मान लो कंपनी ने क्या किया ना कि सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भेजा, तो उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स जो थे उनका घर का एड्रेस चेंज हो गया, तो उनके घर पे वो डिविडेंड वारंट डिलीवर नहीं हो पाया, वो वापस आ गया कंपनी के पास। और जो शेयर होल्डर है उसकी तरफ से कंपनी को कोई मैसेज भी नहीं जा रहा है कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, ये है वो है, तो अब कंपनी कहाँ भेजेगी वो पैसा, तो कंपनी अपने पास ही रखे रहेगी, तो उसको हम लोग कहेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड, है ना। और फिर क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे कॉल्स इन एडवांस। तो ये कॉल्स इन एडवांस जो है ना, इसको तुम अभी ऐसे ही याद कर लो कि ये टर्म है, इसका मीनिंग फिर हम लोग जब कंपनी अकाउंट्स करेंगे ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे है जो कि तुमको बुक में थोड़ी अजीब सी लगेंगी, लेकिन आसान चीज़ है, जैसे करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। अब ये क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म डेट्स आ रहा है और तुम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो करंट लायबिलिटी की, है ना, तो बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि भाई करंट लायबिलिटी में ये लॉन्ग टर्म डेट्स को क्यों इंक्लूड किया गया। एक्चुअली लॉन्ग टर्म डेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म डेट से रिलेटेड अगर कुछ मुझे करंट ईयर में पेमेंट करना है तो वो पोर्शन को मैं यहाँ लूँगा। जैसे मान लो कि कंपनी के पास 50 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं, ओके। डिबेंचर्स तुम लोग जानते हो ना कि डिबेंचर्स क्या होता है। तो ये डिबेंचर्स है, पब्लिक से लिया हुआ लोन है जो कंपनी को वापस करना है। कब वापस करना है ना, 10 ईयर्स के अंदर, 10 साल के अंदर वापस करना है। तो कंपनी ने क्या कहा ना कि मैं एवरी ईयर 5 लाख रुपीज़, है ना, एवरी ईयर 5 लाख रुपीज़ लौटाता जाऊंगा। तो 10 साल तक अगर मैं 5 लाख रुपीज़ लौटाता जाऊंगा तो 10 ईयर्स में ये मेरी पूरी लायबिलिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो मान लो कंपनी ऐसा कहती है कि नहीं, मैं पूरे 10 साल बाद एक साथ पैसा लौटाऊंगा, तो 50 लाख एक साथ लौटाना होगा। तो उस समय मान लो कंपनी के पास पैसे होंगे नहीं होंगे, है ना। तो बहुत सारी कंपनी बोलती है कि हम लोग एवरी ईयर 5-5 लाख रुपया करके
लौटाते जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इन इंस्टॉलमेंट्स, है ना, ड्रॉ बाय लॉट्स। ये भी डिबेंचर चैप्टर्स में आएगा आप लोगों का, है ना। तो अब ये तो 50 लाख क्या है, 50 लाख तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेट्स है, लेकिन इसमें से 5 लाख रुपीस तुम्हें एवरी ईयर लौटाना है। तो मान लो कि तुम 1920 की बात कर रहे हो, तो 1920 में मुझे 5 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे, फिर 2021 में मैं फिर से 5 लाख लौटाऊंगा, फिर 21-22 में फिर से 5 लाख लौटाऊंगा। तो जब हम 1920 की करेंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को तो लेंगे और ये 5 लाख रुपीस को भी कंसिडर करेंगे। फिर उसी तरह जब 2021 का करेंगे तो ये 5 लाख यहाँ भी शामिल होगा। क्लियर? तो इसी को हम लोग कहते हैं करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इसको कह के बुलाते हैं। ठीक है ना। और हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं, इन पे दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट है जो कि इस साल में हमको देना है ना, तो वो तुम ले सकते हो। जैसे वो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ही हो गया, बट मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि इंटरेस्ट एक्रू हो गया लेकिन अभी मुझे देना नहीं है उसको। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो देखो, मान लो कि एक कंपनी जो है वो इंटरेस्ट है ना, मान लो अकाउंटिंग ईयर है, सपोज अप्रैल 1, 2019 और अकाउंटिंग ईयर एंड कहाँ होगा, 31 मार्च 2020। ओके, तो कंपनी ने मान लो यहाँ पे जैसे 1 दिसंबर 2019 यहाँ पे उन्होंने 10% डिबेंचर्स इशू किए। थोड़ा ध्यान से देखोगे एकदम समझ में आ जाएगा। 10% डिबेंचर्स इशू किए 10 लाख रुपीस के। तो 10% यहाँ क्या कहते हैं कि मुझे इस पे 10% का इंटरेस्ट देना है। ये मेरा इशू हुआ इस डेट में, है ना, ध्यान से देखना, ये इशू हुआ। और कंपनी ने क्या कहा कि मैं आपको 1 साल के बाद, है ना, आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट दूंगा, है ना। कंपनी ने कहा कि मैं आपको 1 साल के बाद इंटरेस्ट दूंगा। तो इसका पहला इंटरेस्ट कब दिया जाएगा? तो इसका पहला इंटरेस्ट कंपनी कब देगी? 38 नवंबर 2020 में देगी, है ना। यहाँ से 1 साल आप करोगे तो ये होगा ना। तो इस इंटरेस्ट का पहला इंटरेस्ट यानी 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज़ मुझे कब देना है? इस डेट में देना है, इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुझे इसको नहीं देना है। बात को समझे आप लोग? लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो कितने महीने हुए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 लाख इंटू 4/12, तो अप्रोक्सीमेटली 33,333 इतना इंटरेस्ट होगा। ठीक है। लेकिन क्या ये इंटरेस्ट मुझे अभी देना है डिबेंचर होल्डर को? नहीं, क्योंकि मैंने उनको क्या बोला है कि आपको 1 साल के बाद देंगे, यहाँ पे देंगे। लेकिन हम ये भी तो बोलेंगे ना कि ये 4 महीने का इंटरेस्ट मेरा इतना हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये 33,333 को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब इतना इंटरेस्ट जनरेट हो गया बट नॉट ड्यू, यानी हमको अभी देना नहीं है लेकिन इतना मेरे ऊपर इंटरेस्ट आ तो गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। और अब जब मान लो कि ये वाली डेट आ जाएगी तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, यानी ये एक्रू भी हो गया और फिर ड्यू भी हो गया। तो
अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस प्रिंसिपल हमको इसका प्रोविज़न करना चाहिए अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है ना। तो करेंट लायबिलिटी को जब कैलकुलेट करेंगे तो इसे भी हमें वहाँ शामिल करना है। लेकिन तुम लोग डरो मत, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला। एग्ज़ाम के अंदर तुमको ये सब आएगा नहीं कैलकुलेट करने के लिए, तुमको इतना ही देगा कि भाई इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू इतनी अमाउंट है, तो तुमको उसको अदर करेंट लायबिलिटी में ले करके करेंट लायबिलिटी को कैलकुलेट कर देना है। तुमको ये सारा कैलकुलेशन नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए डरो मत, मैंने जस्ट इसको समझने के लिए तुमको बताया, ठीक है। अब फिफ्थ आइटम हम लोग क्या ले लें, तो फिफ्थ आइटम तुम्हारी क्या हो जाएंगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, है ना। फिफ्थ आइटम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंतर्गत यहाँ पे तुम क्या क्या ले लोगे, जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स, है ना, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स, जैसे पीएफ के लिए, ग्रेचुइटी के लिए, वो सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। और यहाँ पे प्रोविज़न फॉर वारंटीज़, एटसेट्रा, है ना। तो क्या होगी, 5 आइटम्स बन गई तुम्हारी करंट लायबिलिटी में। तो तुमको क्वेश्चन जो होगा ना, क्वेश्चन में क्या होगा कि वो एक सर्टन एक लिस्ट दे देंगे जिसमें करंट एसेट्स होंगे और कुछ करंट लायबिलिटीज़ होंगी, तो तुमको उनको ऐड करके और उनका रेशियो निकाल देना है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो तुमको करंट एसेट के साथ उसमें कुछ फिक्स्ड एसेट भी डाल देंगे। कभी कभी क्या करेंगे, कुछ करंट लायबिलिटी में कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी डाल देंगे। तो तुमको जब ये नॉलेज होगा तो तुम क्या करोगे, टोटल एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट को हटा दोगे तो करंट एसेट बच जाएंगे, टोटल लायबिलिटी में से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हटा दोगे तो करंट लायबिलिटी बच जाएंगी। वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। अब एक दो छोटी बातों का तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे। क्या ध्यान दोगे कि जैसे ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बाय नेचर करंट लायबिलिटी होती है। लेकिन जब क्या होगा ना कि कभी कभी तुमको कोई बैलेंस शीट दी गई होगी, तो उस बैलेंस शीट में जब तुम ढूंढोगे तो वहाँ पे तुमको करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट नज़र नहीं आएगा। वो कहाँ पे इंक्लूड कर दिया होगा उन्होंने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। मेरी बात को समझे कि बैंक ओवरड्राफ्ट को वो एक्चुअली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में एक नेगेटिव फिगर के रूप में शो कर दिया होगा उन्होंने। अब जब तुम करंट लायबिलिटी का लिस्ट बना रहे हो तो तुम वहाँ पे देखोगे कि करंट लायबिलिटी, इसमें तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा नहीं, तुमने वहाँ टोटल मार के रेशियो निकाल दिया। लेकिन तुमको बैलेंस शीट को केयरफुली देख लेना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट छुपा हुआ तो नहीं है। तो अगर छुपा हुआ है तो वहाँ से निकाल के उसको करंट लायबिलिटी के लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है करंट लायबिलिटी के लिए। करंट एसेट्स के लिए हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि जब हम लोग इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे तुमको लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स इनको नहीं लेना है, ठीक है। और जब तुम डेटर्स को कंसीडर करोगे, सन्ड्री डेटर्स को कंसीडर करोगे, तो वहाँ पे तुमको अगर मान लो इस तरह से पीएफडीडी भी दिया हुआ है, तो पीएफडीडी को घटाने के बाद जो यहाँ जो फाइनल वैल्यू तुमको मिली है, इस वैल्यू को तुम्हें करंट एसेट्स के लिए कंसीडर करना है। तो इस तरह से 2-3 छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा परफेक्ट बनेगा क्वेश्चन, ओके। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में विल बी सॉल्विंग सर्टेन सम्स ऑफ दिस टॉपिक।